अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और बेटा आज के सेकंड इंग्लिश के न्यू बुक के लेक्चर्स में आज यूनिट नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 62। असिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है इस साल 2025 में, तो आप जानते हैं बेटा कि मैं तमाम चैप्टर्स के तमाम पोइट्रीज़ के लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। एंड दिस विल बी द लास्ट चैप्टर, ये आखिरी चैप्टर होगा बेटा जो आज मैं अपलोड करूँगा। और जैसे ही ये चैप्टर अपलोड हो जाएगा तो कंप्लीट जो है वो तमाम पोइट्रीज़ और तमाम चैप्टर्स और इसके साथ नॉवेल जो थी वो तमाम ही लेक्चर्स हमारे पास जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है बेटा जो इस साल के लिए अपलोड कर रहा हूँ। और पेपर में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी को भी नीड हो किसी चैप्टर की वो इनको जो है वो पढ़ सकें। ठीक है, तो आज यूनिट 3 बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल। और इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो जिनको नोट्स चाहिए क्वेश्चन आंसर्स के, तमाम चैप्टर्स के, पोइट्रीज़ के और नॉवेल के, तो ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेरा शो हो रहा है 0300-215-2272। तो इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अपने पीडीएफ नोट्स आपको विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो ये ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, तो उसमें तमाम ही चीज़ें ओवरऑल बुक की तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उस नोट्स में मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और चैप्टर का नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसल। जिसके जो ऑथर हैं इस चैप्टर के उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल और चैप्टर का नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो पहले बर्ट्रैंड रसल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हु वॉज बर्ट्रैंड रसल। तो बर्ट्रैंड रसल जो है बेटा ही वॉज ब्रिटिश ऑथर, इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ब्रिटिश ऑथर थे, ब्रिटेन में पैदा हुए। एक फ़िलासफ़र थे, ये फ़लसफ़ी थे और फ़लसफ़ी होने के साथ जो है वो ये एक मैथमेटिशियन भी थे और काफ़ी एक मशहूर तरीन राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, और जो है वो फ़िलासफ़र थे, फ़लसफ़ी थे। और 1950 में 1950 में उनको लिटरेचर से मुराद के अदब का नोबेल प्राइज़ उनको नवाजा गया 1950 में, उनकी कंट्रीब्यूशंस की बुनियाद पर। ठीक है, और ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, जो चैप्टर जो आज हमारे पास है जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो ये चैप्टर भी जो है बेटा वो ताल्लुक़ किससे रखता है, फ़िलासफ़ी से रखता है या फ़लसफ़े पे रखता है। तो ये एक फ़लसफ़े वाला चैप्टर है, फ़िलासफ़ी वाला चैप्टर है। फ़िलासफ़ी में हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि सच्चाई क्या है, या झूठ क्या है, मोहब्बत क्या है, नफ़रत क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है, तो इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फ़िलासफ़ी बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और चैप्टर का नाम है, अब जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये कंप्लीट एक बुक थी, काफ़ी बड़ी किताब थी। इसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। इस बुक को कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जो बुक थी बर्ट्रैंड रसल की, उसे समराइज़ कर दिया गया है और उसका खुलासा बस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट बुक भी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है। आपको 3 to 4 पेजेस पर जो इसको समराइज़ किया गया वही हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्क्वेस्ट के मतलब होते हैं तलाश, कॉन्क्वेस्ट मीन्स होते हैं तलाश, और हैप्पीनेस मीन्स होती है खुशी, खुशी की तलाश, दैट इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। अब बेटा ये चैप्टर, इसका थीम क्या है, मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पर इसका थीम लिखा है, आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास पे मैं इसको कर देता हूँ, ये इसका थीम है। ठीक है, कि द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इन मॉडर्न लाइफ एंड ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन हाउ टू अचीव अ मोर जॉयफुल एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। ये आपको बताता है ये चैप्टर के जो जदीद दुनिया में जो कॉज क्या है, क्या असबाब हैं नाखुशी के, अनहैप्पीनेस के। और ये आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं बर्ट्रैंड रसल इस चैप्टर में कि किस तरह से आप जो है वो खुशी हासिल कर सकते हैं और खुश कैसे हो सकते हैं। देखिए, एवरी पर्सन वांट्स टू बिकम हैप्पी, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे और उसको खुशी मिले। आप खुशी किस तरह से मिलती है, किस तरह के काम करके खुशी मिलती है, और इंसान को दुख कैसे मिलता है, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल ने काफ़ी डिटेल में बात की है। ठीक है, ताकि इंसान जो है वो खुशी को तलाश कर सके और वो खुश रह सके, चूँकि हर इंसान खुश रहना चाहता है, उदास कोई नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो ये तो इसका एक सेंट्रल आइडिया था, थीम था इस चैप्टर का, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। और तो इस चैप्टर में मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर को देख रहे हैं वो अपनी बुक में साथ साथ जो है वो मीनिंग्स को या अपनी कॉपीज़ में मार्क करते जाएं।
और ये ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आपको न्यू वर्ड्स जो हैं वो मिलते जाएं और आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अमंग द मोर हाईली एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुडे साइंटिस्ट आर ऑफन द हैप्पीएस्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला वर्ड है अमंग। अमंग के मतलब यहाँ पर होते हैं दरमियान। बिटवीन मतलब भी दरमियान होते हैं, अमंग के मतलब भी दरमियान होते हैं, लेकिन अमंग हम इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच जब हम बात करते हैं। तो अमंग द मोर हाईली एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हमारे माशरे के आला तालीम याफ्ता अफराद, उसके मेंबर्स, टुडे आज के दिन। तो जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, जितने भी हमारे माशरे के आला तालीम याफ्ता लोग हैं, आलिम फाजिल लोग हैं, उनमें साइंटिस्ट आर ऑफ्टन द हैप्पीएस्ट। ऑफ्टन के मतलब होते हैं अक्सर। उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो अक्सर सबसे खुशहाल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे इस माशरे में, सोसाइटी मीन्स होते हैं माशरा, हमारे इस माशरे में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम फाजिल लोग हैं और डिग्री याफ्ता लोग हैं, उन तमाम लोगों के बीच में जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट मीन्स जो साइंसदान हमारे पास होते हैं, ऑफन द हैप्पीएस्ट, वो अक्सर क्या होते हैं, द हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री, कि सबसे खुशहाल होते हैं या सबसे ज़्यादा जो तमाम लोगों में खुश रहते हैं वो साइंटिस्ट रहते हैं या साइंसदान रहते हैं। Many of the most distinguished among them are emotionally straightforward and gain such deep satisfaction from their work that they find joy in nearly everything. Many of the most distinguished, distinguished means मशहूर, ज़्यादातर जो मशहूर उनके बीच में, जो सबसे ज़्यादा मशहूर जो साइंसदान उनके बीच में, वो इमोशनली, इमोशनली का मतलब होता है जज्बाती तौर पर, जज्बाती तौर पर, ये एक एडवर्ब है। उनमें से ज़्यादातर जो मशहूर साइंसदान होते हैं वो जज्बाती तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी बात करने वाले होते हैं, और वो हासिल करते हैं बहुत गहरा सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान अपने काम से, कि दे फाइंड जॉय इन नियरली एवरीथिंग, कि उनको हर एक चीज़ में मज़ा आता है और उनको हर एक चीज़ में खुशी मिलती है। कहते हैं कि ज़्यादातर जो मशहूर तरीन जो साइंसदान होते हैं, तो जो सबसे मशहूर होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, तो वो जो है वो जज्बाती तौर पर बहुत सीधी बात करते हैं और वो अपने काम से इतनी ज़्यादा जो है वो गहरी सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं कि दैट मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है कि उनको लगभग हर एक चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, हर एक चीज़ में वो खुशी उनको महसूस हो रही होती है। वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उनको मिलती है अपने काम से ना, कि बाकी चीज़ें भी उनको ऑटोमेटिकली साइंटिस्ट लोगों को अच्छी लगने लगती हैं। They are happy in their work because science in the modern world continues to advance and hold influence, and because its significance is recognized not only by scientists themselves but also by the general public. कह रहे हैं कि वो अपने काम में खुश रहते हैं क्योंकि साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस जदीद दुनिया में, अब ये दो कॉमा के बीच में इन द मॉडर्न वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये असल में ये बीच में एक इस तरह से एक्स्ट्रा बात करेंगे। जब इस वर्ड को हटा भी दें तो दो कॉमा के बीच में जो वर्ड्स लिखे हैं तो मीनिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, तो वेन एवर अ सेंटेंस कम्स बिटवीन टू कॉमास देन इट इज़ एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द प्रीवियस वर्ड। ठीक है, तो वो खुश होते हैं अपने काम में क्योंकि साइंस इस जदीद दुनिया में कंटिन्यूज टू एडवांस, वो आगे बढ़ रही है, तरक्की हासिल कर रही है, एंड होल्ड इन्फ्लुएंस, और वो अपना असर रखती है, उसका असर है, और चूंकि उसकी अहमियत को पहचानते हैं ना सिर्फ साइंटिस्ट बल्कि बाय द जनरल पीपल, आम पब्लिक भी। मीन्स कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, वो अपने काम में खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि साइंस जो है वो आगे बढ़ती जाती है और उसका एक असर होता है दुनिया पर, और उनकी जो सिग्निफिकेंस है और उस काम जो वो काम करते हैं उसकी अहमियत को पहचाना जाता है, उसको सराहा जाता है। ना सिर्फ दूसरे साइंसदान उसको सराहते हैं बल्कि साइंसदानों के अलावा वो जो जनरल पब्लिक है, आम आवाम है, वो भी साइंटिस्ट की कदर करती है, उनको सराहती है, उनको एडमायर करती है उनके कामों पर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस आर प्रेजेंट इन द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट। खुशी के तमाम अनासिर, खुशी के तमाम एलिमेंट्स एक साइंटिस्ट, एक साइंसदान की ज़िंदगी में जो है वो आपको मौजूद मिलते हैं। दे एंगेज इन वर्क दैट फुली यूजेस देयर टैलेंट्स एंड अचीव रिजल्ट्स दैट सीम मीनिंगफुल not just to themselves but to society at large, even when the public may not understand those results at all. कह रहे वो मसरूफ़ होते हैं अपने काम में, जो पूरी तरह से वो काम इस्तेमाल करते हैं उनकी काबिलियत को, उनको टैलेंट को,
और वो हासिल करते हैं, अचीव। अचीव का मतलब होता है बेटा हासिल करना। तो जो वर्ड्स बेटा रह जाएंगे उसको मैं यहाँ पर लेक्चर के साथ साथ आपको मीनिंग बता दूंगा कि वो मसरूफ़ होते हैं अपने काम में, एक ऐसा काम, दैट से मुराद यहाँ पर है जो पूरी तरह से इस्तेमाल करता है उनकी काबिलियत को, और वो हासिल करते हैं नताइज जो लगते हैं, सीम मतलब लगता है, लगते हैं, जो लगते हैं मीनिंगफुल, बामकसद, सिर्फ उन्हें ही नहीं, नॉट जस्ट टू देम सेल्फ, ना सिर्फ साइंटिस्ट लोगों को, बट टू सोसाइटी एट लार्ज, लेकिन माशरे को भी बड़े पैमाने पर। सोसाइटी मीन्स होता है माशरा, लेकिन माशरे को भी वो मीनिंगफुल लगते हैं, मायने खिज लगते हैं, बामकसद लगते हैं। इवन व्हेन द पब्लिक मे नॉट अंडरस्टैंड दो रिजल्ट्स एट ऑल, उस वक्त भी, यहाँ तक कि उस वक्त भी जब तब पब्लिक जो होती है, पब्लिक में जो आवाम होती है, वो शायद नहीं समझती हो उन रिजल्ट्स को पूरी तरह से या किसी भी तरह से, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं समझती है। क्या कहना चाह रहे बेटा इसमें, ये इस सेंटेंस में, कि जो दे से मुराद यहाँ पर है साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट मसरूफ़ होते हैं अपने काम में, एक ऐसा काम जो उनकी काबिलियत को इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से, और वो एक ऐसे रिजल्ट्स हासिल करते हैं, ऐसे नतीजे हासिल करते हैं जो बड़े बामकसद लगते हैं, मायने खेज लगते हैं। और ना सिर्फ वो मायने उन सिर्फ साइंटिस्ट लोगों को मायने खेज लगते हैं, बामकसद लगते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सोसाइटी को भी लगता है कि उसका बहुत फ़ायदा है, ये बड़ी मीनिंगफुल काम है। यहाँ तक कि उस वक्त भी कि जब वो आम आवाम है वो उन नताइज के मतलब को समझ ही नहीं पाती। जैसे कि आपने एक साइंटिस्ट के बारे में अगर एक थोड़ा सा एक वाकया मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ, अगर आप सुनते हैं तो, कि आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। कि एक बार आइंस्टाइन और इसके अलावा एक कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन जो कि साइलेंट फिल्म जो बनाया करते थे, तो एक बार दोनों की मुलाकात हुई ना, तो आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन जो है ना वो साइलेंट फिल्म्स बनाया करते थे, खामोश फिल्में जिसमें डायलॉग्स वगैरह नहीं होते थे, वो जस्ट फेस एक्सप्रेशंस अपनी बात को समझाया करते थे। तो आइंस्टाइन ने जो है ना चार्ली चैपलिन की तारीफ़ की और कहा कि आप एक बड़े, यू आर ग्रेट पर्सन है, आप एक अजीम इंसान हैं, चूँकि आप अपने ज़बान से कुछ लफ्ज़ अदा नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन दुनिया आपको समझती है और आपकी तारीफ़ करती है। तो चार्ली चैपलिन ने फिर आइंस्टाइन से कहा कि यू आर ग्रेटर पर्सन, आप मुझसे ज़्यादा अजीम इंसान हैं। तो आइंस्टाइन से कहा क्योंकि, अब आइंस्टाइन ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। चार्ली चैपलिन ने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोग तो चले मुझे समझ लेते हैं तो मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपकी तारीफ़ तो दुनिया उस वक्त भी करती है जब दुनिया आपको समझती नहीं है। मीन्स आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, वो बहुत कम लोग थे। कहा जाता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब दुनिया में आई, सिर्फ 16 लोग थे जिनको वो पता लग सका ये थ्योरी है क्या, इसमें बात क्या कर रहे हैं। और 16 लोगों के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता था उस थ्योरी के बारे में, उसको समझ ही नहीं पाता था। लेकिन उसके बावजूद आइंस्टाइन की तारीफ सारी दुनिया करती थी, अगरचे वो समझ नहीं पाते थे उसे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि पब्लिक शायद समझ ही ना पाए उस रिजल्ट को पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक जो है वो, कॉमन पब्लिक तारीफ करती है साइंटिस्ट लोगों की, उनके काम पर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ नॉट ओनली डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हु कैन फाइंड प्लेजर इन देयर वर्क। ये सिर्फ मशहूर साइंसदान ही नहीं है जो अपने काम में प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशी, जो अपने काम में खुशी महसूस करते हैं, वो सिर्फ साइंसदानों को ही खुशी नहीं मिलती, कॉमन लोग भी इसमें हो सकते हैं। द प्लेजर ऑफ वर्क इज अवेलेबल टू एनी वन हु डेवलप्स ए स्पेशलाइज्ड स्किल, so long as they are content with the practice of their skill without needing widespread recognition and fame। तो अवेलेबल का मतलब यहाँ पर है दस्तयाब, तो बाकी मीनिंग्स तो मैंने लिख दी है दस्तयाब। कि ये जो काम की खुशी होती है ये किसी को भी, एनी वन से मुराद है कि किसी को भी वो दस्तयाब हो सकती है, कोई भी इंसान अपने काम से खुश हो सकता है। हु मीन्स जो, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो डेवलप करता है, जो एक डेवलप कर ले अपने अंदर, जो पैदा कर ले अपने अंदर एक मखसूस महारत, स्पेशलाइज्ड स्किल। सो लॉन्ग एस मीन्स कि जब तक, और ऐसा उस वक्त तक उनको अपने काम से खुशी मिलती रहेगी जब तक वो मुतमईन होंगे विद द प्रैक्टिस ऑफ देयर स्किल, अपने हुनर की प्रैक्टिस करके, उस पर अमल करके, विदाउट नीडिंग वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन एंड फेम, और उनको नहीं ज़रूरत होनी चाहिए वसी पैमाने पर पहचान की और मशहूरियत की। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, फेम मीन्स मशहूरियत, नाउन है ये हमारे पास, फेमस इसका एडजेक्टिव होता है। इस कह रहे एक आम इंसान जो है ना बेटा, वो भी क्या हो सकता है, एक आम इंसान भी खुश रह सकता है, उसकी ज़िंदगी में भी खुशी हो सकती है, सिर्फ साइंटिस्ट ही खुश नहीं रहते हैं। और ये जो काम की खुशी है ये एक इंसान को कब मिलती है, जब उस इंसान के पास एक मखसूस महारत आ जाती है, और जब तक वो
मुतमईन रहता है अपने स्किल को प्रैक्टिस करके, और उसको ज़रूरत नहीं होती है वसी पैमाने पर लोग उसकी पहचान बनाए, मशहूरियत करें, तो तब तो वो इंसान खुश रहता है। मीन्स खुश रहने के लिए आपको वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन और फेम की नीड नहीं है, यहाँ कहना चाह रहे हैं। अगर मशहूरियत नहीं हो रही है, पहचान नहीं बन भी रही है ना आपकी, तो अपने काम से आप मुतमईन रहेंगे जो आपने स्किल डेवलप की है। एक आम इंसान की बात कर रहे हैं। अब कहते हैं, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड लॉस्ट द यूज ऑफ बोथ लेग्स अर्ली इन लाइफ। आई से मुराद यहाँ पर है बर्ट्रैंड रसल, चूंकि रसल ये चैप्टर लिख रहे हैं तो उन्हीं की बातें हैं कि आई वंस, वंस मीन्स एक दफ़ा, एक दफ़ा वंस, तो एक दफ़ा। आई वंस न्यू अ मैन, न्यू जो है वो नो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब जानता था, जानता था। कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं जानता था एक शख्स को जिसने अपनी दोनों टांगें खो दी थी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही। वो अपनों दोनों टांगों से महरूम हो गया था, दोनों टांगों से माजूर हो गया था, येट फिर भी रिमेन क्वाइटली हैप्पी थ्रू आउट अ लॉन्ग लाइफ टाइम। वो खामोशी से खुश रहा, और वो लंबे अरसे तक खुश रहा अपनी ज़िंदगी में। थ्रू आउट अ लॉन्ग लाइफ टाइम, बड़ी लंबी ज़िंदगी जी उसने, और उसमें वो खुश रहा अगरचे उसके दोनों टांगें नहीं थी। अब उसने ऐसा कैसे किया? ही अचीव्ड this by writing a 5 volume work on rose blight on which he was the leading authority. उसने हासिल किया ये, उसने ये ही अचीव्ड दिस मतलब खुशी। उसको ये खुशी कैसे हासिल हुई कि उसने लिखा था एक 5 वॉल्यूम, 5 जिल्दों का एक काम, वर्क से मुराद यहाँ पर बुक कह सकते हैं, किताब। उसने 5 जिल्दों की 5 वॉल्यूम्स की किताब लिखी थी ऑन रोज ब्लाइट। रोज ब्लाइट क्या है बेटा? रोज ब्लाइट एक बॉटनिकल डिजीज़ है। रोज़ मीन्स गुलाब का पौधा, तो गुलाब के पौधों में एक बीमारी फैल जाती है जिससे गुलाब के पौधे मुरझा जाते हैं, उसे रोज़ ब्लाइट कहा जाता है। तो उसको ये खुशी कैसे हासिल हुई कि वो दो टांगों से माजूर था, लेकिन उसने गुलाब के फूलों की एक बीमारी जिसको रोज़ ब्लाइट कहते हैं उसके बारे में 5 वॉल्यूम, 5 जिल्दों पर एक काफ़ी ज़ख़ीम किताब उसने लिखी, ऑन विच ही वॉज द लीडिंग अथॉरिटी। और वो एक फ़र्द वाहिद था अपने इस काम में, मतलब दुनिया में 5 जिल्दों पर रोज़ ब्लाइट की बीमारी पर किसी ने नहीं लिखा था, और वो वाहिद शख्स था जिसने ऐसा लिखा था, और वो अपने काम से बड़ा खुश था। आई ऑल्सो न्यू अ मैन हु वॉज द बेस्ट टाइप सेटर इन द वर्ल्ड, sought after by all who were passionate about designing artistic fonts. His joy came not so much from his sincere admiration of those whose praise was hard to earn, but from the pure enjoyment of practicing his craft, a joy not unlike that felt by skilled dancers when they dance. कह रहे हैं कि मैं एक और इंसान को जानता था जो बेहतरीन टाइप सेटर था। अच्छा, टाइप सेटर किसे कहा जाता है? यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखी है छपाई वाला। असल में पुराने ज़माने में जब न्यूज़पेपर वगैरह या किताबों को छापा जाता था ना, तो उसमें क्या करते थे कि जो मशीन होती थी ना, टाइप करने की जो मशीन होती थी, तो उसमें क्या होता था कि वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह को जो है ना वो उसमें अटैच कर दिया करते थे। शायद बेहतर है कि मैं आपको इसकी कोई विजुअल में आपको दिखा दूं, तो शायद मच बेटर वे पर आप इसको समझ सकें। ठीक है, दिस इज़ टाइप सेटर। तो इसकी इमेजेस में मैं आता हूँ तो शायद आपको दिखाऊं जैसे इस तरह से, लाइक दैट। बेटे ये टाइप सेटर्स हैं, इसमें क्या होता है, जैसे देखें एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली पिक्चर आपको जो दिख रही है, ठीक है, काफ़ी सारी। तो इसमें क्या है कि टाइप सेटर क्या होते थे कि पुराने वक्तों में जब छापना होता था ना मशीन्स वगैरह को, तो ये टाइप सेटर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो जितने भी जैसे मिसाल के तौर पर कोई किताब वगैरह छापनी होती थी तो सारे अल्फ़ाबेट्स होते थे अलग अलग, ABCD करके ना। उसको क्या करते थे, एक किसी एक प्लेट के ऊपर वो सारे अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया करते थे, और जब अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर देते थे देन इस तरह से उसके बाद इस पर इंक लगाई जाती थी, और इंक के बाद उसको किताबों पर छापा जाता था, या मतलब जो पेजेस हैं पेजेस पर उसको प्रिंट किया जाता था। पुराने वक्तों की बात है। तो अब तो ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं काफ़ी पुरानी बात है, ये तो अभी की नहीं है। तो वो टाइप सेटर अब तो नहीं होते हैं, अब तो सारी चीज़ें आपको पता है डिजिटली हो जाती हैं कंप्यूटर के थ्रू। पुराने वक्तों में जो है वो टाइप सेटर हुआ करते थे जो छपाई किया करते थे, अखबारात की किताबों को छापा करते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं जानता था एक ऐसे शख्स को जो बेहतरीन छपाई वाला था, टाइप सेटर था इस दुनिया का, और उसको तलाश करते थे। साउट आफ्टर, साउट जो है वो सीख की सेकंड फॉर्म है। सीख मतलब तलाश की, और साउट तलाश किया, और सीख तलाश करना। तो मैं जानता था एक बेहतरीन टाइप सेटर को जिसको पूरी दुनिया ढूंढती थी, तलाश करती थी,
वो लोग जो जोशीले होते थे, पैशनेट होते थे डिज़ाइनिंग आर्टिस्टिक फॉन्ट्स, जो फनकाराना किस्म के फॉन्ट्स में से अलग अलग तरह की जो लिखाइयाँ होती हैं, वो उसको बनाना चाहते थे और उसके लिए पैशनेट होते थे लोग, उसके पास आते थे क्योंकि वो बेहतरीन टाइप सेटर था और बेहतरीन छपाई करता था किताबों की। हिज जॉय केम नॉट सो मच फ्रॉम द सिंसियर एडमिरेशन ऑफ दोज हुज प्रेज वॉज हार्ड टू अर्न। मतलब उस शख्स की जो खुशी है वो ज़्यादातर इस मुखलिस तारीफ़ की वजह से नहीं आती थी उन लोगों की जो उसकी तारीफ़ करते थे, वो तारीफ़ जिसको कमाना बड़ा मुश्किल था, बट फ्रॉम द प्योर एन्जॉयमेंट ऑफ प्रैक्टिसिंग हिज क्राफ्ट। अ जॉय नॉट अनलाइक दैट फेल्ट बाय स्किल डांसर व्हेन दे डांस। लेकिन ये खुशी आती थी वो उस प्योर एन्जॉयमेंट, वो खालिस जो उसको मज़ा आता था ऑफ प्रैक्टिसिंग हिज क्राफ्ट, वो जो उसके हुनर को जो वो उस पर अमल करता तो उसको प्रैक्टिस करता तो उसमें जो मज़ा आता था उससे उसको खुशी मिलती थी, मतलब काम से खुशी मिलती थी, अपने वर्क से खुशी मिलती थी, ना कि लोग जब उसकी तारीफ़ करते थे तो उसको खुशी मिलती थी। अजवाय नॉट अनलाइक दैट, नॉट अनलाइक दैट का मतलब हो गया सेम, मतलब सेम एक जैसा, मतलब कि ऐसे खुशी मिलती थी जैसे खुशी स्किल डांसर, एक माहिर नाचने वालों को, रक्स करने वालों को, डांसर्स को मिलती है व्हेन दे डांस, जब वो रक्स करते हैं। तो अक्सर जो डांसर्स होते हैं ना, रक्स करने वाले होते हैं, तो वो खुद ही उनको मज़ा आता है रक्स करने में, तभी वो रक्स करते हैं, ना ये कि लोग जो है वो उनकी तारीफ़ करें। तो स्किल डांसर्स जो होते हैं तो वो खुद इंजॉय कर रहे होते हैं और उसमें हैप्पी अपने आप को फील कर रहे होते हैं जब वो डांस करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ टाइप सेटर की एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने एग्जाम्पल दी है दो अशखास की, मतलब इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट लोग ही जो है, ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इस पैराग्राफ में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट ही जो है वो खुश रहें, बल्कि एक आम इंसान भी खुश रह सकते हैं अगर वो अपने काम से मुतमईन हो और वो उसको कोई हुनर हासिल हो जाए और वो उस हुनर से अपने काम को पूरी दिलजमई के साथ करे, लगन के साथ करे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। देर इज़ हाउ एवर अनदर क्वालिटी फाउंड इन द बेस्ट काइंड ऑफ वर्क दैट कंट्रीब्यूट्स इवन मोर टू हैप्पीनेस दैन द यूज ऑफ स्किल। ताहम एक क्वालिटी है, एक और एक खासियत है जो बेहतरीन तरह के कामों पे पाई जाती है, जो अपना हिस्सा डालती है ज़्यादा जो है वो खुशियों में स्किल के इस्तेमाल के अलावा। मतलब अभी हमने बात की पिछले पैराग्राफ में यूज़ ऑफ स्किल के, इंसान अपने स्किल को यूज़ करे, कह रहे स्किल को यूज़ करने के अलावा भी ज़्यादा खुशी इंसान को किसी और चीज़ में मिल रही होती है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस। वो खासियत क्या है, वो क्वालिटी क्या है? कंस्ट्रक्टिवनेस। कंस्ट्रक्टिवनेस यहाँ पर बेटा एक नाउन है, इसका मतलब है तामीरी सलाहियत, या किसी चीज़ का पॉजिटिव, किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखना, कोई ऐसी चीज़ बनाना जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, फ़ायदे वाली चीज़ जिससे इंसान को या दुनिया को फ़ायदा पहुँचे, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिवनेस। इन सम वर्क, though certainly not in most, something is created that remains as a lasting result when once the work is finished। करें कुछ काम ऐसे होते हैं, अगरचे यकीनन ज़्यादातर काम नहीं, लेकिन कुछ काम, सम वर्क, चंद काम ऐसे होते हैं जिसमें किसी चीज़ को तख्लीक किया जाता है, बनाया जाता है, और उसका एक हमेशा रहने वाला नतीजा रहता है जब काम मुकम्मल हो जाता है। मतलब वो एक कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोग करते हैं जिस काम के मुकम्मल होने के बाद उसका एक एवर लास्टिंग रिजल्ट रहता है, एक फॉरएवर, एक हमेशा का एक नतीजा रहता है काम ख़त्म होने के बाद भी, मतलब लोग उस काम से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। द मोस्ट फुलफिलिंग गोल्स आर दोज दैट लीड कंटिन्यूसली फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अनदर विदाउट एवर रीचिंग अ फाइनल एंड। इन दिस वे इट बिकम्स क्लियर दैट बिल्डिंग थिंग्स ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस दैन टीयरिंग थिंग्स डाउन। कि इन्हें ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा मुकम्मल, मोस्ट फुलफिलिंग गोल्स, सबसे ज़्यादा जो मुकम्मल मकासद होते हैं, ये वो होते हैं जो लीड कंटिन्यूसली फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अदर, जो एक एक अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स बेटा सक्सेस कह सकते हैं, कामयाबी। ठीक है, तो लीड मतलब होता है बढ़ना, जो मुसलसल बढ़ते रहती है एक कामयाबी से दूसरे कामयाबी की तरफ, और विदाउट रीचिंग अ फाइनल एंड, और एक आखिरी इख्तिताम तक पहुँचे बिना। इस तरीके से ये बात वाज़े हो जाती है कि चीज़ों को बनाना इंसान के अंदर ज़्यादा खुशी ले जाता है बनिस्बत इसके कि चीज़ों को तोड़ा जाए। मतलब जो लोग चीज़ों को बनाते हैं जो आलम इंसानियत के फ़ायदे के लिए होती है, फिर उन चीज़ों से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा खुशी लेकर आती हैं बनिस्बत इसके कि हम तखरीब कारी की काम करें, चीज़ों को तोड़ें फोड़ें। इट माइट बी मोर एक्यूरेट टू से दैट पीपल हु एंजॉय बिल्डिंग फाइंड इन इट a deeper satisfaction than those who enjoy distinction can ever find in tearing things apart. Because once a person is consumed by hatred, it becomes hard to feel the joy in building that another might feel. क्या कहें इस सेंटेंस के अंदर
कि इट माइट बी मोर एक्यूरेट टू से, मतलब ये ज़्यादा सही होगा ये कहना कि लोग जिनको मज़ा आता है चीज़ों को बनाकर, वो उसमें एक ज़्यादा गहरी तसल्ली महसूस करते हैं, बजाय उन लोगों के जिनको मज़ा आता है चीज़ों को तबाह करने में। तो उनको कभी भी तो तबाह करने में कैन नेवर फाइंड इन टेयरिंग थिंग्स अपार्ट, तो उनको कभी वो मज़ा नहीं आ सकता, वो खुशी महसूस नहीं हो सकती जो चीज़ों को तोड़ फोड़ने में, अलग करने में होती है। क्योंकि जिस इंसान में भरी होती है हैट्रेट, नफरत, जो इस इंसान में नफरत भरी है, चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा है, तो ये मुश्किल होता है उसके लिए कि वो चीज़ों को, इट बिकम्स हार्ड टू फील द जॉय इन बिल्डिंग दैट वन अनदर माइट फील, मतलब उनके लिए मुश्किल होता है कि वो चीज़ों को बनाने में खुशी महसूस कर सकें, वो खुशी जो दूसरा इंसान महसूस कर रहा है। मीन्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर, जो पैराग्राफ यहाँ से देयर इज़ हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्किल के अलावा एक चीज़ ये भी होती है कंस्ट्रक्टिवनेस, कि इंसान अपने हुनर को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे काम करता है जिससे इंसानियत का फ़ायदा होता है, और फिर वो काम करके जो खुशी महसूस होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। और एक इंसान जो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में, जिसकी सैडिस्टिक अप्रोच है, जो सैडिस्ट किस्म का है, जिसको चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में मज़ा आता है, अब ऐसे शख्स को कभी वो खुशी महसूस नहीं होगी जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले शख्स को होती है। At the same time, few things can help overcome hatred more effectively than the chance to do meaningful constructive work. इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें मदद कर सकती हैं नफरत पे काबू पाने में ज़्यादा मौसर तरीके से देन द चांस टू डू मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इसके बजाय कि उनके मौका मिले एक बामतलब तामीराती काम करने का, मतलब एट द सेम टाइम फ्यू थिंग्स कैन हेल्प ओवरकम हैट्रेड मोर इफेक्टिवली, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नफ़रत पर काबू पा लेती हैं ज़्यादा, और वो क्या है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए। ठीक है, कि नफ़रत पे जिससे काबू पाया जाता है, जब आप किसी आलम इंसानियत के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए कोई काम करते हैं, कोई चीज़ ईजाद करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल से नफ़रत ख़त्म हो जाती है इंसानियत के लिए, और मोहब्बत भरने लगती है आलम इंसानियत के लिए, और ख़ुशी महसूस होती है आपको फिर लोगों का काम करके, लोगों की मदद करके। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बेटा हम। नॉट फॉर रिमूव फ्रॉम डेडिकेशन टू ऑब्सक्योर कॉजेस इज द जॉय फाउंड इन हॉबीज। अब बेटा इस पैराग्राफ से हम लोग यहाँ पर इसकी डिस्कशन करेंगे। यहाँ जो पैराग्राफ अब चेंज हो रहा है बेटा, इस पैराग्राफ के चेंज होने के साथ यहाँ पर हॉबीज़ की बात की जाएगी। हॉबीज़ मतलब मशागिल की बात की जाएगी, मशगलों की बात की जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो उसको हम ज़रा देखेंगे। तो नॉट फॉर रिमूव फ्रॉम, ये एक ईडियम है, मतलब यकसानियत होना, एक जैसे रहना। डेडिकेशन मीन्स लगन, तो ऑब्सक्यूर मीन्स गैर वाज़ेह, कॉजेज़ मीन्स असबाब। तो ऑब्सक्यूर कॉजेज़ से मुराद क्या होता है कि गैर वाज़ेह असबाब। मीन्स जो साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, कि एक चीज़ जिसके बारे में लोग दुनिया जानती नहीं है, जैसे कॉज, मतलब हर एक इफेक्ट जो है उसका एक कॉज है ना, और कॉज क्या होता है बेटा, साइंटिस्ट लोग बताते हैं, साइंसदान बताते हैं। और जो गैर वाज़ेह होता है, बारिश कैसे होती है, आग कैसे लगती है, बिजली कैसे कड़कती है, या गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्सक्यूर कॉजेज़ थे ना, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ। तो कहते हैं कि जिस तरह साइंटिस्ट लोगों की एक लगन होती है कि वो क्या करते हैं कि ऑब्सक्यूर कॉजेज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इज़ द जॉय फाउंड इन हॉबीज़। मशागिल हॉबीज़ के अंदर भी वही खुशी, वही चीज़ मौजूद होती है हॉबीज़ के अंदर। मतलब कहने के खुश रहने के लिए आपके पास हॉबीज़ का होना भी ज़रूरी है, आपके पास मशागिल का होना, मशगलों का होना भी ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिविंग मैथमेटिशियंस स्प्लिट्स हिज टाइम इक्वली बिटवीन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड कलेक्टिंग स्टैम्प्स। कह रहे एक बहुत मशहूर जिंदा, मतलब आज लिविंग से मुराद जो अभी हयात हैं, उस वक्त हयात होंगे, अब तो मर चुके होंगे, कि एक सबसे मशहूर जो जिंदा मैथमेटिशियंस हैं, या मैथमेटिशियन मीन्स जो माहिर रियाजी हैं, रियाजी दान कह सकते हैं। मैथमेटिशियन मीन्स रियाजी दान, जो एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं। तो एक बहुत मशहूर एक ज़िंदा रियाजी दान है जो अब भी हयात हैं। स्प्लिट्स, वो बांटते हैं अपने वक्त को इक्वली, बराबरी के साथ, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हिसाबी मसाइल, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एंड कलेक्टिंग स्टैम्प्स, और स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में। स्टैम्प जो है वो पुराने वक्तों में जो ख़त वगैरह होते थे ना, उनके ऊपर लगाया जाता था। तो अब तो स्टैम्प कलेक्ट करना, पहले के स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो हॉबी हुआ करती थी। लोग अपनी पूरी डायरी बनाया करते थे जिसमें कॉइन्स को, स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करते थे, एक वक्त था। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी हॉबीज़ अब डिजिटली कनेक्ट हो चुकी हैं, तो अब लोग ये ऐसा नहीं करते। तो कह रहे हैं एक बहुत मशहूर एक ज़िंदा रियाजी दान हैं
जो अपने वक्त को पूरी तरह से बांटते हैं, मतलब वो आधा टाइम वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आधा टाइम वो क्या करते हैं, स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, जो उनकी हॉबी है। तो स्टैम्प को कलेक्ट करना ये क्या है, ये उस मैथमेटिशियन की, उस माहिर रियाजी की हॉबी है। आई इमेजिन द लेटर ब्रिंग्स comfort ड्यूरिंग टाइम्स when ही इज स्टक इन द फॉर्मर। आई इमेजिन, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, लेटर। अच्छा, LETTER लेटर, लेटर तीन तरह का होता है। एक तो LETTER लेटर होता है, इसका मतलब होता है खत। एक होता है LATER लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। और एक होता है LATTER लेटर, जिसके मतलब मैंने यहाँ पर लिखे मौखर जिक्र। इस लेटर का मतलब होता है मौखर जिक्र, मीन्स जिसका जिक्र जो है वो बाद में किया गया है। अगर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक अगर मैं एक पहले एक बात करूँ उसके बाद दूसरी बात करूँ, तो पहली वाली जो बात है इसको फॉर्मर कहते हैं। अव्वल जिक्र, जिसका जिक्र पहले किया जा रहा है, और जिसको बाद में बताया गया, दैट इज कॉल्ड लेटर। मौखर जिक्र, जिसका जिक्र आखिर में किया गया है। तो अब यहाँ दो बातें कर रहे हैं ना, एक तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एक ये बात है, और दूसरी बात क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मौखर जिक्र मतलब स्टैम्प को कलेक्ट करना, वो लाता है, वो लाता है कंफर्ट, सुकून लाता है उन औकात में जब वो फंस जाते इन द फॉर्मर, पहले वाले में। मीन्स जब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जब वो किसी प्रॉब्लम में थक जाते थे, तो वो स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर देते, जिससे उनको कंफर्ट मिल जाता था, राहत और सुकून मिल जाता था। तो कंफर्ट मीन्स राहत या सुकून कह सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ द enormous joy that hobbies can bring. कुकिंग, आर्ट, म्यूजिक, गार्डनिंग, ऑल ओपन अप अ वर्ल्ड ऑफ फैसिनेशन। कह रहे हैं सिर्फ सोचें आप, बस आप सोचें उस बेहद खुशी के बारे में जो इंसान के मशगला उसके लिए लेकर आता है, जिसमें खाना पकाना है, कुकिंग, खाना पकाना है, आर्ट फन है, म्यूज़िक मौसीकी है, गार्डनिंग है, बागबानी है। ये सब का सब एक दुनिया खोल देते हैं आपके लिए, दिलचस्पी की, फैसिनेशन की। एक दिलचस्पी की दुनिया आपके लिए इसके अंदर होती है। किसी को खाना पकाना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को म्यूज़िक बजाना पसंद है, गार्डनिंग, बागबानी पसंद है। ये सब का सब जो है वो एक दुनिया आपके लिए ओपन करती है, जो है किसकी, फैसिनेशन की, दिलचस्पी की। इट्स ट्रू दैट मैनी ऑफ अस फील टू मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड फॉर दीज सिंपल जॉय। इट्स ट्रू, इट्स मतलब इट इज़ ट्रू, ये सच है कि हम में से ज़्यादातर महसूस करते हैं, टू मैच्योर, बहुत ज़्यादा बालिग महसूस करते हैं, या सोफिस्टिकेटेड, अपने आप को बहुत नफीस समझते हैं इन सादा खुशियों के लिए। मतलब ऐसा होता है कि जैसे हॉबी, जैसे हम कहते हैं ना, स्टैम्प कलेक्ट करना, कुछ भी इस तरह से चीज़ें, तो हमें लगता है कि हम अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है हम इन चीज़ों के लिए बड़े मैच्योर, बड़े बालिग हो गए और बड़े नफीस हो गए हैं, तो अब ये सब हम क्यों करेंगे। वी हैव ऑल एंजॉयड देम एज चिल्ड्रन, बट फॉर सम रीज़न वी हैव कम टू थिंक देम बीनीथ द डिग्निटी ऑफ एडल्टहुड। कह रहे हैं कि हम सब ने इसका मज़ा लिया है, हम सब ने हॉबीज़ को एंजॉय किया है जब हम बच्चे थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब हम ये सोचते हैं कि ये ऐसा करना या हॉबीज़ को अपनाना, वो इस एडल्टहुड, जो बलूगत है, उसकी अजमत के नीचे है। मतलब हमारी जो बलूगत है, एडल्टहुड जो है, हम जो मैच्योरिटी के लेवल पर आ गए, हम जो आकिल बालिग हो गए हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जो है ना वो कमतर हो जाएगी, मतलब ये हैसियत, जो कि हम बच्चों वाले काम है ये हॉबीज़ करना। दिस इज़ कम्प्लीटली मिस्टेकन, एनी हार्मलेस प्लेजर इज़ वर्थ वेलमिंग। कह रही है पूरी तरह से गलती पर है अगर लोग ऐसा सोचते हैं। कोई भी ऐसा बेज़रर, हार्मलेस बेज़रर, कोई भी जो बेज़रर सी खुशी होती है ना, इस वर्थ वैल्यू, वो काबिल कदर होती है। इंसान को लगता है कि उसको इस चीज़ में खुशी मिल सकती है, तो उसको वो काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको रोक दें। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि फैट्स एंड हॉबीज इन मैनी केसेस, परहैप्स इन मोस्ट, आर नॉट सोर्सेज ऑफ डीप लास्टिंग हैप्पीनेस, बट रेदर वेज ऑफ escaping reality और briefly forgetting some pain that feels too hard to face। कि किसी काम से रगबत या मशगले कई केसेस में, कई मामलात में, केसेस मतलब मामलात, कई मामलात में, शायद ज़्यादातर मामलात में, परहैप्स इन मोस्ट, शायद ज़्यादातर मामलात में, ये नहीं होते हैं सोर्सेस, ये नहीं ज़राए होते हैं गहरे, लास्टिंग, हमेशा रहने वाले खुशी के, लेकिन ये तरीके होते हैं ऑफ स्केपिंग रियलिटी, कि हम हकीकत से फ़रार हो जाएं, या मुख्तसरन, ब्रीफली, मुख्तसरन हम भूल जाएं किसी दर्द को जिसका सामना करना हमें बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हम हॉबीज़ को अपनाते हैं। ट्रू lasting happiness depends more than anything on what might be called a friendly interest in people and the world around us। कह रहे कि एक सच्ची, ट्रू, सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी, उसका इन्हिसार होता है
जिसको हम कह सकते हैं कि आप फ्रेंडली इंटरेस्ट। अभी एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, दोस्ताना दिलचस्पी, फ्रेंडली इंटरेस्ट पर बात करें, इस पर बात होगी अब आगे से कि हमेशा, तो ये तो मतलब जो हॉबीज़ हैं ये तो टेम्प्रोरी जॉय आपको देंगे, लेकिन हमेशा रहने वाली खुशी आपको कौन देगी भाई? जो फ्रेंडली इंटरेस्ट है, लोगों में जो हमारी दोस्ताना दिलचस्पी होती है, और जो दुनिया हमारे आसपास उस पर जो हमारी दिलचस्पी होती है। A friendly interest in people is a kind of affection, but not the sort that is possessive, controlling, or always craving an intense response. जो हमें दोस्ताना दिलचस्पी, जो फ्रेंडली इंटरेस्ट रखते हैं हम लोगों में, ये किस्म की मोहब्बत होती है, लेकिन उस तरह की नहीं होती जिसमें मलकियत हो, काबू करना हो, या हमेशा क्रेविंग, तरसना हो, एन इंटेंस रिस्पॉन्स, या हमेशा हमारी चाहतों के शदीद किस्म की हमें जवाब वहाँ से हमें मिलेगा। मीन्स क्या कहते हैं कि लोगों के साथ फ्रेंडली इंटरेस्ट रखना ज़रूरी है, लोगों के साथ राब्ते रखना, उनसे दोस्ती करना, उनसे रिश्ते ताल्लुक़ कायम करना, ये ज़रूरी है। ये भी खुशी लेकर आता है फ्रेंडली इंटरेस्ट रखना, ये भी किस्म की मोहब्बत है, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं जिसमें आप पॉजिटिव हो जाएं, मतलब एक चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाएं, उसको अपनी मलकियत समझ बैठें, लोगों को काबू करें, कंट्रोल करें, और हमेशा उनसे शदीद रिस्पॉन्स चाहें, मतलब आप जो बोलने सामने वाला वही करे, और आपके जो भी जज्बात उनको ठेस ना पहुंचाए, और जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा वैसा हो। तो फ्रेंडली जो इंटरेस्ट है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑफन लीड्स टू हैप्पीनेस। इस तरह की अटैचमेंट, इस तरह का रिश्ता अक्सर क्या करता है बेटा? नाखुशी, अनहैप्पीनेस, उदासी, नाखुशी लेकर आता है, उदासी लेकर आता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाले को आप कंट्रोल कर लें और वो आपके मुताबिक चलना शुरू हो जाए, तो इससे बजाय इसके कि ये फ्रेंडली इंटरेस्ट आपको फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान करेगा। और अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस मीन्स कि नाखुशी, और आपकी खुशी को ख़त्म करेगा। द काइंड दैट लीड्स टू हैप्पीनेस इज़ वन दैट एंजॉयज ऑब्जर्विंग अदर्स, टेक प्लेजर इन देयर यूनिक क्वालिटीज़, एंड वॉन्ट्स टू सपोर्ट द इंटरेस्ट एंड जॉय ऑफ दोज इट एनकाउंटर्स विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल दैम और डिमांड एडमायरेशन। कह रहे हैं कि इस तरह की, दैट द काइंड दैट लीड्स टू हैप्पीनेस, उस तरह का रिश्ता या उस किस्म का रिश्ता खुशी लेकर आता है जिसमें आपको मज़ा आता है कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें, आप उनको देखें, आप उनको मुशाहिदा करें दूसरे लोगों का, और आप टेक प्लेजर, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको खुशी आनी चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए। उनकी मुनफरिद क्वालिटीज़, हर इंसान के पास कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो आपको खुश कर देने चाहिए, उसको देखकर आपको खुश हो जाना चाहिए, और आपको चाहना चाहिए, एंड वांट्स टू सपोर्ट, और आपको सपोर्ट करना चाहिए लोगों की दिलचस्पियों को, उनकी खुशियों को जिनका सामना आप करते हैं, बजाय इसके कि आप कोशिश करें उनको काबू करने की, या आप उनसे मुतालबा करें एडमायरेशन, तारीफ़ की। मतलब आप उनसे कहें कि आप मेरी तारीफ़ करें, उनसे मुतालबा करें कि आप मेरी तारीफ़ ही करें और मुझे एडमायर करें, या फिर आप उनको कंट्रोल करें। ऐसा करना बेहतर नहीं है, बल्कि वो जैसे है एज इट इज़, लोगों को उसी तरह से आप क्या करें, एक्सेप्ट करें, तो आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, बजाय इसके कि आप उनको कंट्रोल करें, उनको मैनिपुलेट करें, और उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करें, जैसे कुछ लोग करते हैं। इससे रिश्ते ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं होते, ठीक है। अ पर्सन हु जेन्युइनली फील्स दिस वे अबाउट अदर्स विल बोथ स्प्रेड हैप्पीनेस एंड रिसीव काइंडनेस इन रिटर्न। एक शख्स जो हकीकी तौर पर महसूस करता है इस तरीके से दूसरों के लिए, वो खुशी भी फैलाएगा, उस वो लोगों में खुशी भी बिखेरेगा, दूसरे भी उससे खुश रहेंगे, और वो रिसीव करेगा, वसूल करेगा मेहरबानी बदले में। मतलब लोग भी उसको मेहरबानी, उसके सब पर मेहरबानी करेंगे। अगर आप, जाहिर सी बात है, सामने वाले के साथ आप अच्छा सलूक करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा रिटर्न में, दोनों की ज़िंदगी खुशी रहेगी। बिकॉज दे आर कंटेंट इन दैम सेल्व्स, दे मेक एन्जॉयबल कंपेनियंस, एंड दैट इन टर्न इंक्रीज देयर ओन हैप्पीनेस। चूँकि वो मुतमईन होंगे खुद में, वो बनाएंगे, मतलब इंजॉयबल, खुशी देने वाले साथी, कॉम्पेनियंस, और बदले में उनकी खुद की खुशी बढ़ेगी। मतलब भैया ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, आप दूसरों को खुशी देंगे और आपको भी खुशी मिलेगी। टू नेचुरली एंड एफर्टलेसली लाइक मैनी पीपल मे बी द ग्रेट सोर्स ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस ऑफ ऑल। कुदरती तौर पर आसानी के साथ ज़्यादातर लोगों के जैसे ही, तो लाइक मैनी पीपल मे बी द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस ऑफ ऑल। और यही जो है ना, वो जो शख्सी हैप्पीनेस, खुशी होती है, उसका एक बहुत बड़ा एक सोर्स है कि आप लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम रखें, लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाएं, उनके साथ रिश्ते बनाएं, उनको दोस्त बनाएं, ठीक है, उनसे रिश्ता कायम करें, लेकिन रिश्ता ऐसा हो जिसमें आप सामने वाले को एक्सेप्ट करें, आप में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और आप कंट्रोल ना करें सामने वाले को, ठीक है, और आप जो है वो सामने वाले पे सुप्रीमेसी ना ले लें, ठीक है।
तो ये एक पैराग्राफ था जिसमें बताया गया बेटा हमें कि फ्रेंडली इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है हॉबीज़ के अलावा। तो ये एक बेसिक सा पैराग्राफ है, थोड़ा फ़लसफ़ा है बेटा, फ़िलासफ़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आपको आसान तर्ज पे इन तमाम चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, आई ऑल्सो अप्रिशिएट अ फ्रेंडली इंटरेस्ट इन थिंग्स, कि मैं चीज़ों में भी फ्रेंडली इंटरेस्ट को पसंद करता हूँ। अप्रिशिएट, मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ क्या भाई, फ्रेंडली इंटरेस्ट। तो भी हमने पीछे देख लिया, पीछे पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ में क्या करते हैं, चीज़ों में, इन थिंग्स, चीज़ों में भी फ्रेंडली इंटरेस्ट हो सकता है। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चीज़ों के बजाय हमने पढ़ा था कि लोगों में फ्रेंडली इंटरेस्ट होना चाहिए। अब कहते हैं चीज़ों में भी हो सकता है। दिस फ्रेज, फ्रेज मीन्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं फ़करा। दिस फ्रेज माइट साउंड अ बिट अनयूजुअल, मतलब ये जो फिक्रा है आपको शायद थोड़ा सा गैर मामूली लगे कि लोगों में तो होता है लेकिन चीज़ों में दोस्ताना दिलचस्पी कैसे पैदा करेंगे। सब में आर्ग्यू दैट इट्स इम्पॉसिबल टू फील फ्रेंडली टुवर्ड्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कुछ शायद बहस भी करें, आर्ग्यू करें, बहस करें कि ये नामुमकिन है कि बेजान सी चीज़ों के बारे में हम एक फ्रेंडली हो सकें या उनके बारे में दोस्ताना कैसे फील कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये कप मेरा दोस्त है, ये डेस्क मेरे दोस्त है, ये पेन मेरा दोस्त है, ये किताब मेरी दोस्त है। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। Still, there is something similar to friendliness in the kind of interest a geologist has in rocks. और मतलब स्टिल, फिर भी इसी तरह की कुछ करीब करीब एक जैसी फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना रवैया, इस तरह की दिलचस्पी पाई जाती है किसमें, एक जियोलॉजिस्ट में। हैज़ एंड रॉक्स, जो वो रॉक्स में रखता है। अब जियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं बेटा, एक फील्ड ऑफ स्टडी होती है, तो जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि जियोलॉजी को पढ़ते हैं। जियो के मतलब होते हैं अर्थ या ज़मीन को कहता जाता है जियो, और लॉजी जो होता है बेटा इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टडी। तो ये पूरी एक फील्ड होती है जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी, और जिनको पढ़ते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी एक फील्ड है और इसकी पूरी 4 साल के इस पर BS प्रोग्राम्स होते हैं। अब जियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो मिनरल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ज़मीन के अंदर जो चीज़ें निकलती हैं, सोने चांदी जवाहरात और पत्थर वगैरह, उनको पढ़ रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से जियोलॉजिस्ट रॉक्स के साथ एक फ्रेंडली इंटरेस्ट बरकरार रखता है, वो चट्टानों को अपना दोस्त बना लेता है क्योंकि उसी के बारे में उनको पढ़ना होता है। और एन आर्कियोलॉजिस्ट इन एंशिएंट रूइंस, और जिस तरह से एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक माहिर आसार कदीमा होता है जिसको कदीम खंडरात पर एक इंटरेस्ट होता है। एंशिएंट रूइंस हो गए, रॉक्स हो गए, सारे के सारे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स बेजान चीज़ें हैं। एंड दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ हाउ वी रिलेट टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। और इसी तरह की दिलचस्पी ये हिस्सा होती है जिस तरह से हम ताल्लुक़ रखते हैं मुख्तलिफ फ़र्द से और माशरे से। मतलब जिस तरह से हम लोगों के साथ, माशरे के साथ एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, वही ताल्लुक़ हम जो है वो चीज़ों के साथ भी कायम कर सकते हैं। जैसे एक जियोलॉजिस्ट जो है वो रॉक्स के साथ करता है और एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एंशिएंट रूइंस, कदीम खंडरात के साथ करता है। एन इंटरेस्ट इन इम्पर्सनल थिंग्स, while perhaps not as crucial to daily happiness as a warm attitude towards other people, is still very important. कह रहे हैं कि impersonal thing, impersonal मतलब बेजान, बेजान सी चीज़ों में दिलचस्पी रखना। while मीन्स होता है जबकि, जबकि शायद ये इतना अहम नहीं है जितना अपनी आपकी रोज़ाना की खुशियों में जितना एक गर्मजोश रवैया होता है दूसरे लोगों की तरफ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई कि जो लोगों के साथ जो एक हम एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं उसकी अहमियत तो अपनी जगह पर है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वो तो बहुत अहम है। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज़ आपको खुशी दे सकती है, वो ये कि हम इम्पर्सनल चीज़ में इंटरेस्ट रखें, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत अहम है। अ पर्सन हु कैन फॉरगेट देयर ट्रबल्स बाय डेवलपिंग अ सिंसियर इंटरेस्ट in history or astronomy will discover that after their journey into the world of impersonal things, they return with a sense of calm and balance that helps them handle their worries more effectively. कह रहे एक शख्स जो भूल सकता है अपने मसाइल को, परेशानियों को, डेवलप करके, पैदा करके, एक मुखलिसाना, एक सिंसियर, एक मुखलिस किस्म की दिलचस्पी पैदा करके हिस्ट्री में, मिस तारीख़ में, एस्ट्रोनॉमी में, फल्कियात में, ये वो दरियाफ्त करेगा कि जब वो इम्पर्सनल थिंग्स मतलब बेजान चीज़ों की दुनिया का जब वो सफ़र करता है तो वो वापस वहाँ से लौटते हैं विद अ सेंस ऑफ काम एंड बैलेंस। एक काम, एक खामोशी, एक बैलेंस, एक तवाज़ुन एक आता है।
दैट हेल्प्स देम हैंडल देयर वरीज मोर इफेक्टिवली, जिससे वो अपनी परेशानियों को ज़्यादा इफेक्टिवली मौसर तरह से हैंडल कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। मीन्स कह रहे हैं कि एक शख्स जो है ना, किसी चीज़ की मिसाल दे रहे हैं कि एक शख्स है जिसको हिस्ट्री को पढ़ने में मज़ा आता है या एस्ट्रोनॉमी का काम करने में उसको मज़ा आता है, सितारों को स्टडी करना, और वो शख्स जब उनको स्टडी करता है तो उसको पता लगता है कि वो उनको स्टडी करने के बाद अपने मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरह से हैंडल कर सकता है, चूँकि वो भी उसको खुशी और इत्मीनान देते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे विल आल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड अ रियल इवन इफ टेम्पोररी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, और उसी वक्त के दौरान उनको तजुर्बा हासिल होता है एक हकीकी, भले बिलाशुबा आर्जी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, इस तरह की खुशी उन्हें हासिल होती है। और कह रहे हैं कि इस ड्यूरिंग दैट टाइम, उस तरीके से या उस वक्त, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं एक रियल एक हकीकी, यहाँ तक कि आर्जी होती है लेकिन इस तरह की खुशी हासिल हो जाती है कि जब तक वो स्टडी करते रहते हैं हिस्ट्री को, एस्ट्रोनॉमी को, उस वक्त तक वो खुश रहते हैं, एक टेम्पोररी हैप्पीनेस उनको हासिल हो सकती है। तो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, उसका आप समरी कह रहे हैं, उसके बाद इन सारी चीज़ों की जो है ना, जो कुछ उन्होंने बात की उसकी समरी बयान करें, उसका खुलासा बयान कर रहे हैं कि द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, कि खुशी का राज ये है, लेट योर इंटरेस्ट बी एज ब्रॉड एज पॉसिबल, अपनी दिलचस्पियों को जितना कुशादा हो सके उतना कुशादा कर लें, एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल, और लोगों को रिस्पॉन्ड करना सीखें, लोगों को जवाब देना सीखें, उनको रिस्पॉन्ड करना सीखें, उनके साथ ताल्लुक़ कायम करना सीखें, एंड थिंग्स, और चीज़ों के साथ ताल्लुक़ कायम करना भी सीखें, फ्रेंडली इंटरेस्ट उनके साथ बनाना सीखें, दैट इंटरेस्ट यू इन अ फ्रेंडली वे, जो आप पे दिलचस्पी पैदा करते हैं एक दोस्ताना तर से, रदर देन अ हॉस्टाइल वन, बजाय इसके कि आप लोगों से दुश्मनी करते जाएं, तो आप लोगों से, चीज़ों से दोस्ती करें, उनके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। तो बेटा ये एक सिंप्लीफाइड और एक मॉडिफाइड वर्जन था ओरिजिनल टेक्स्ट का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस से, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी बेटा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके अंदर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, देन एमसीक्यूज़ की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये कह रहे थे कि जो साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट में भी यही बात कर रहे हैं, यस फर्स्ट में ही कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों की खुशी की बात कर रहे हैं, जो उनको अपने काम करने में मज़ा आता है। सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि भाई जो आम लोग हैं वो भी खुश रह सकते हैं अगर वो अपने एक हुनर, एक स्पेशलाइज स्किल हो, और जिस पर वो जो है अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें, प्रैक्टिकल वर्क करें, तो वो भी खुश रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्टिवनेस के बारे में, जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पर बात करें कंस्ट्रक्टिवनेस के बारे में, कि जब कोई इंसान कोई काम करता है और उसकी पॉजिटिव अप्रोच होती है, उससे फ़ायदा पहुंचता है इंसानियत को, इससे भी उनको खुशी मिलती है, बजाय इसके कि इंसान तबाही के काम करे, चीज़ों को तोड़े फोड़े। उसके बाद फोर्थ उन्होंने पैराग्राफ में क्या बात की बेटा, हॉबीज़ की बात की, जो मशागिल हैं इंसान के। ठीक है, जो मशगले होते हैं, हॉबीज़ होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इंसान बड़ी उम्र का हो गया, इसके ये मतलब नहीं कि वो हॉबीज़ को छोड़ दे, बल्कि हॉबीज़ भी आपको टेम्प्रोरी तौर पर आपको दुनिया के झमेलों से निकाल देते हैं और आपको खुश कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ के बाद फिफ्थ पैराग्राफ में ये बात करें बेटा किसके बारे में, कि जो फ्रेंडली इंटरेस्ट के बारे में, कि लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करें, लोगों के साथ रिश्ते बनाएं, दोस्तियाँ बनाएं, और लोगों को तब्दील ना करें, बल्कि वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाले को भी मिलेगी। तो ये फिफ्थ हो गया। उसके बाद सिक्स पैराग्राफ में ये बात करें, दोबारा से फ्रेंडली इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं छठे पैराग्राफ में, लेकिन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, इम्पर्सनल चीज़ों के लिए, जो बेजान किस्म की चीज़ें हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कि जैसे जियोलॉजिस्ट को जो एक फ्रेंडली इंटरेस्ट पैदा होता है रॉक्स के अंदर, एक जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट रूइंस में इंटरेस्ट होता है, हिस्टोरियन जो होता है उसको तारीख में दिलचस्पी होती है, एस्ट्रोनॉमर को एस्ट्रोनॉमी में होती है, ये भी इंसान को खुशी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेटा ये सारी कुछ 6 पैराग्राफ्स हैं, और 7वें पैराग्राफ में बेटा जैसे उन्होंने क्या किया, पुरानी गुजरी तमाम चीज़ों को समराइज़ करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो है दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो तमाम स्टूडेंट जो नोट्स के लिए कहते हैं कि भाई नोट्स उनको सेकेंडरी ईयर केमिस्ट्री इंग्लिश के चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। तो एक्सरसाइज 3 जो इसका हमारे पास है बेटा, दीज आर एक्चुअली एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैनी साइंटिस्ट आर अमंग द हैप्पीएस्ट पीपल बिकॉज डैश, पैसेज के मुताबिक ज़्यादातर साइंटिस्ट सबसे खुशहाल होते हैं। ये पैराग्राफ 1 में बात कर रहे हैं ना इसके बारे में, क्यों खुशहाल होते हैं। ए है दे आर पेड मोर देन अदर्स, नहीं।
बी है देयर वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन, इसलिए भी खुश नहीं रहते हैं वो, बल्कि दे फाइंड डीप सेटिस्फैक्शन इन मीनिंगफुल वर्क, उनको जो मीनिंगफुल वर्क जो करते हैं उसमें डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है, इस वजह से वो खुश रहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। सेकंड है द मेन रीजन द मैन रोट अबाउट रोज ब्लाइट वॉज हैप्पी बिकॉज ही डैश। एक वो माजूर इंसान के बारे में बात करें जो बचपन में दोनों टांगों से माजूर हो गया, तो उसने रोज ब्लाइट जो थी उसकी 5 वॉल्यूम वर्क लिखा था, वो खुश क्यों था? तो बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड, चूँकि वो खुश, क्योंकि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। मशहूरियत का ताल्लुक खुशी से नहीं है, मैंने आपको बता दिया। बी है वॉज एडमायर्ड फॉर हिज आर्टिस्टिक स्किल, ऐसा भी नहीं है, ए और बी में तो एक ही बात कर रहे हैं। सी है फाउंड मीनिंग इन प्रैक्टिसिंग हिज स्पेशलाइज्ड स्किल, बिल्कुल ऐसा ही है कि उसको रोज ब्लाइट पर जो स्किल हासिल थी उसमें उसको एक मीनिंग मिल गई और उसने 5 वॉल्यूम वर्क लिखा जिससे उसको खुशी मिली, तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी है रिकवर्ड फ्रॉम हिज डिसेबिलिटी, तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि उसने किताब लिखी और उसकी टांगे वापस आ गई, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट रिकॉग्निशन एंड फेम इन रिलेशन टू हैप्पीनेस। ये पैसेज क्या कहता है कि मशहूरियत जो है, पहचान है, वो कितनी ज़रूरी है इंसान की खुशी के लिए? क्या मशहूर जो इंसान होगा वही खुश रहेगा? तो अब ये 4 ऑप्शन इसमें है। ए है दे आर एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, कि वो खुश जो है वो खुशी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे शुड बी इग्नोर्ड कम्प्लीटली, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो चाहिए होती है। दे हेल्प ओनली इन आर्टिस्टिक करियर, ऐसा नहीं, आर्टिस्ट के अलावा भी लोगों को फेम चाहिए होते हैं। डी हैप्पीनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट देम, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हैप्पीनेस इसके बिना भी हो सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा यही बताया गया कि खुशी का ताल्लुक किस चीज़ से है। खुशी का ताल्लुक किसी तौर पे भी दौलत से नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि आपके पास दौलत बहुत होगी, पैसे बहुत होंगे तो आप जो है वो खुश रहेंगे, या कहीं ये नहीं कहा गया कि आप बहुत मशहूर होंगे तो आप खुश रहेंगे, बल्कि बहुत अलग किस्म की बातें की गई। हॉबीज़ होनी चाहिए, लोगों के साथ ताल्लुक कायम होना चाहिए, मुताला करना चाहिए आपको, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपको स्किल डेवलप करनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बात की जाइए और काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग दी गई है। तो ये यूनिट 3 असल में है ही मैनेजिंग स्ट्रेस, एंगर एंड पीपल के बारे में, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, गुस्सा और लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, तो इसीलिए ये चैप्टर डाला गया है। फोर्थ है द क्वालिटी इन वर्क दैट कंट्रीब्यूट्स मोर टू हैप्पीनेस देन स्किल अलोन इज डैश, मतलब वो कौन सा काम है जो खुशी को से ज़्यादा, जो ज़्यादा खुशी आपको प्रोवाइड करता है स्किल के अलावा। तो उसके हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिवनेस, कि वो जो काम आप कर रहे हैं अगर उससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसकी है, तो फिर उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। पाँचवें डैश इज़ लाइकली टू क्योर द हैबिट ऑफ हैट्रेड, कह रहे हैं कि नफ़रत की जो आदत है उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो ये भी हमने पढ़ा था इसी पैराग्राफ में, कंस्ट्रक्टिव वर्क, कि जब आप एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं ना, लोगों के फ़ायदे का काम करते हैं, तो खुद ब खुद आपके अंदर नफ़रत ख़त्म होती है और मोहब्बत जागती है लोगों के लिए। 6 से कॉमन मिस्टेक एडल्ट्स मेक अबाउट हॉबीज़ इज डैश, हॉबीज़ के बारे में कॉमन मिस्टेक जो बालिग लोग क्या करते हैं, थिंकिंग हॉबीज़ आर ओनली फॉर द वेल्दी, सिर्फ अमीरों के लिए होती है, ऐसा नहीं है। बी ए बिलीविंग हॉबीज़ शुड लीड टू करियर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सी एज्यूमिंग हॉबीज़ आर चाइल्डिश एंड बीनीथ एडल्टहुड, ये सी ऑप्शन है, कि ज़्यादातर लोग जो मेच्योर लोग हैं वो ये समझते हैं, एडल्ट जो बालिग लोग हैं समझते हैं कि हॉबीज़ बच्चों के लिए होते हैं, और बलूगत जो पहुंच जाते हैं, जो मेच्योर लोग हैं, उनके लिए ये नहीं होते हैं। 7th है कि डैश लीड्स टू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो कौन सी चीज़ खुशी का बायस बनती है टेक्स्ट के मुताबिक? पॉजिटिव एंड इंटेंस अफेक्शन, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप पॉजिटिव हो जाए किसी को लेकर। बी है फ्रेंडली एंड सपोर्टिव इंटरेस्ट इन अदर, बिल्कुल भी ऑप्शन होगा कि फ्रेंडली इंटरेस्ट आपके पास दूसरों में होना चाहिए। 8 है एन आर्कियोलॉजिस्ट टेक इंटरेस्ट इन डैश, आर्कियोलॉजिस्ट किस पर इंटरेस्ट रहता है बेटा? रुइंस में, भी ऑप्शन, खंडरात में। 9th है इंटरेस्ट इन पीपल एंड इंटरेस्ट इन थिंग्स आर डैश, लोगों में दिलचस्पी और चीज़ों में दिलचस्पी, ये क्या है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, एनालगस। एनालगस के क्या मतलब होते हैं? सेम, मतलब जिसमें एक एनालॉजी पाई जाती है, एनालॉजी मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि ये सेम होते हैं, आप चाहे लोगों में दिलचस्पी रखें चाहे चीज़ों में रखें, एक ही बात है, दोनों से खुशी मिलती है। 10th है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन इम्पर्सनल थिंग्स लाइक हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, मतलब कि इम्पर्सनल थिंग इन जो हमारे पास चीज़ें हैं, इन एनिमेट चीज़ें हैं जैसे कि तारीख़ हैं, फल्कियात हैं, इस पर दिलचस्पी रखने से क्या फ़ायदा होता है? ए है इट गारंटी सक्सेस इन लाइफ, बिल्कुल नहीं। इट प्रोवाइड्स परमानेंट हैप्पीनेस, इट ऑफर्स अ ब्रेक फ्रॉम, अच्छा परमानेंट हैप्पीनेस भी नहीं, चूँकि हमने पढ़ा है टेम्पोररी हैप्पीनेस मिलती है, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक खुशी मिल रही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी।
C8 ऑफर्स अ ब्रेक फ्रॉम वरीज एंड बैलेंस ब्रिंग्स बैलेंस। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि आपकी परेशानियों से आपको ये थोड़ा सा ब्रेक देती है और एक बैलेंस लेकर आती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो बेटा ये MCQs के करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर हमारे पास है एक्सरसाइज 5 में, तो ये यहाँ पर मैं इसके लिए आपको नोट्स जो है वो आप मुझसे ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ये सारे क्वेश्चन जो आपके पास है उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये चैप्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये चैप्टर जो है ना वो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो ओके, तो आई थिंक सो कि आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, जितना हो सके। और अपने दुआ में मुझे याद रखें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे दुनिया और आखिरत दोनों में। अल्लाह हाफिज़।